हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल 2021 का गणित का पहला असाइनमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर स्टूडेंट इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विजिट करना होगा maaparmeswari.blogspot.com पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं और इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक इस असाइनमेंट को पूरा करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हर का परिमेयकरण करते हुए सरल कीजिए। जिसका प्रश्न दिया है 4 धन 3√5 अपॉन 4 माइनस 3√5। इसको हर का परिमेयकरण करते हुए हल करना है। तो हल में लिखेंगे, दिया है 4 धन 3√5 4 माइनस 3√5। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, अंश व हर में 4 धन 3√5 का गुणा करने पर। तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 4 धन 3√5 अपॉन 4 माइनस 3√5 गुना हो जाएगा 4 धन 3√5 अपॉन 4 धन 3√5। इसको आगे हल करेंगे तो 4 धन 3√5 गुना हो जाएगा 4 धन 3√5 अपॉन कितना हो जाएगा 4 माइनस 3√5 4 धन 3√5। नीचे हर में क्या होगा, सूत्र लगेगा सर्वसमीका का, a धन b, a ऋण b बराबर क्या होता है a की घात 2 माइनस क्या होता है b की घात 2। अंश में क्या होगा, गुणा का नियम लगेगा तो क्या हो जाएगा 4 धन 3√5 का वर्ग अपॉन 4 का वर्ग माइनस 3√5 का होल वर्ग बराबर। हम लोग अंश में सूत्र लगाएंगे, a धन b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन क्या होता है b का वर्ग। तो सूत्र की मदद से अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग धन 2 गुना 4 गुना 3√5 धन 3√5 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का वर्ग होता है 16 माइनस 3 का वर्ग 9 √5 गुना √5 कितना हो जाएगा 5। इस तरह इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग होता है 16, 4 दूनी 8 या 24 मतलब 24√5 धन 3 का वर्ग हो गया 9, 5 √5 गुना √5 हो गया 5, 9 गुना 5 अपॉन कितना 16 ऋण 45, 9 गुना 5 कितना होता है 45। आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 16 धन 24√5 धन 45 अपॉन 45 में अगर 16 को घटा दिए तो कितना बचेगा 29 ऋण 29। 16 और 45 को जोड़ने पर हो जाएगा 61, 61 धन 24√5 अपॉन माइनस 29। तो इस तरह से इसका पूरा हल कर लिए। तो उत्तर क्या आया, 61 धन 24√5 अपॉन माइनस 29 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को विलोपित विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से। जहाँ पर समीकरण दिया है 3x धन 4y बराबर ऋण 6, 3x माइनस y बराबर दिया 9। पहला समीकरण क्या है, 3x धन 4y बराबर ऋण 6। दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 9। ये दो समीकरण दिए गए हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस y बराबर 9। जबकि पहला समीकरण क्या है, 3x धन 4y बराबर ऋण 6। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर जो समीकरण 1 है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर 3x धनात्मक है तो वो हो जाएगा ऋणात्मक, 4y है धनात्मक तो हो जाएगा ऋणात्मक, ऋण 6 है वो हो जाएगा धन 6। तो आगे 3x से 3x को कट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण y और ऋण 4y कितना हो जाएगा, ऋण 5y बराबर 9 धन 6 होता है 15। तो y का मान हो गया ऋण 15/5 यानी कि हो गया ऋण 3। y का मान कितना होगा, ऋण 3 होगा। और ये y के मान को कहाँ पर रखना है बच्चों लोग, बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि y के मान को कहाँ पर रखना है। तो y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 देख लेते हैं क्या है, 3x धन 4y बराबर कितना है, ऋण 6। तो इसको आगे हल करेंगे, जब y के मान को ऋण 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 गुना x
धन 4 गुना y बराबर ऋण 6, ये समीकरण पहला था। यहाँ पर 3x धन 4 गुना कितना लिख सकते बच्चों, ऋण 3, यानी कि y का मान कितना आया, ऋण 3 आया, बराबर कितना, ऋण 6। इसको आगे हल करेंगे तो 3x ऋण 12 बराबर कितना बच्चों, ऋण 6। तो आगे क्या हो जाएगा, 3x बराबर ऋण 12 का पक्षांतर करेंगे दाईं ओर, तो 3x बराबर हम लोग लिखेंगे 12 ऋण 6। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो आगे का देखते हैं। तो आगे क्या होगा, 3x बराबर 12 में 6 को घटाएं तो बताओ कितना बचेगा बच्चों, 3x बराबर हो जाएगा 6, और x का मान यहाँ पर से निकालेंगे तो फिर से पुनः क्या करना पड़ेगा, 3 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो x का मान क्या निकल के आएगा बच्चों, बताओ, 6/3, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 2। तो x बराबर 2 होगा, तो अतः x बराबर 2 आया, और y का मान क्या आया बच्चों, ऋण 3। अगर इसको हम लोग अगर चेक करके देखें, हमारे पास x का मान क्या आया, 2, और y का मान क्या आया, ऋण 3। चलो इस समीकरण में पुट करके एक बार देख लेते। तो 3 गुना 2 यानी कि कितना होता है, 6, धन 4 गुना ऋण 3 यानी कि ऋण 12। 6 में अगर ऋण 12 को घटाते तो यहाँ पर मान आया ना, ऋण 6। तो ये हमारा उत्तर आया, वो क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है बच्चों, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 41 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उनके परिमापों का योगफल कितना है बच्चों, 36 हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को सबसे पहले इनकी भुजाएं को मानना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना, x सेंटीमीटर, पहले वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y सेंटीमीटर। पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो बच्चों क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, y का वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग। पहले वर्ग पर परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना भुजा होता है। तो पहले वर्ग का परिमाप 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप 4y। तो पहले यानी कि शर्त के अनुसार बोल रहे हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, 41, यानी कि x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर कितना बच्चों, 41। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा शर्त में क्या बोल रहे बच्चों, उनके परिमापों का योगफल कितना है, 36 है। तो 4x धन 4y बराबर कितना, 36। तो यहाँ से हम लोग दोनों तरफ क्या दिख रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड तरफ 4 दोनों तरफ समान दिख रहा है, यानी कि 4x धन 4y। तो 4 हमको क्या निकालेंगे, इसको बाहर उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ से 4 को बाहर निकालेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x धन y बराबर कितना बच्चों, 36। तो x धन y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 36/4, यानी कि 4 एकम 4 निया। तो x धन y का मान कितना होगा बच्चों, 9। तो x धन y बराबर हो जाएगा 9, समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 से हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस वाई। x बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 माइनस वाई। इसी 9 माइनस वाई को हम लोग जो पहला समीकरण है उसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। तो पहले हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 41। इसको आगे हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पर लगेगा सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab धन क्या होता है, b का वर्ग। तो सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग माइनस 2 गुना 9 गुना y धन y का वर्ग धन y का वर्ग बराबर कितना बच्चों, 41। दाईं तरफ 41 है तो 9 का वर्ग 81 माइनस 18y धन 2y का वर्ग। अब 2y का वर्ग कैसे आए बच्चों, y का वर्ग धन y का वर्ग कितना हो जाएगा, 2y का वर्ग बराबर 41। तो 2y का वर्ग ऋण 18y धन 81 ऋण कितना 41, क्योंकि 41 को किए पक्षांतर लेफ्ट हैंड तरफ में यानी कि बाईं तरफ में, तो बराबर 0। 2y का वर्ग ऋण 18y धन 40 हुआ बच्चों बराबर 0। तो 2 को फिर से पुनः उभयनिष्ठ निकालेंगे तो y का वर्ग माइनस 9y धन 20 बराबर 0। तो y का वर्ग ऋण 9y धन 20 बराबर 0। अब बच्चे पूछोगे आप लोग कि 2 कहाँ गया, तो 2 को पुनः क्या किए थे, पक्षांतर किए।
आगे क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसको गुणनखंड विधि से मैंने हल किया है। आप लोग चाहो तो इसको सूत्र विधि और अन्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे मेथड होगा, उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, पहले ए और सी का गुणाफल करते हैं। तो ए और सी का गुणा करेंगे तो 1 गुना 20 यानी कि 20 होगा। अब 20 का ऐसा संभावित गुणनखंड ढूंढना है ताकि उसमें मध्य पद आ जाए। तो यहाँ पर मध्य पद लाने के लिए हम लोग ऋण 4y ऋण 5y, अगर इन दोनों का गुणनफल करते हैं, ऋण 4 गुणा ऋण 5 करते तो 20 के बराबर हो रहा है। जो समीकरण को दिया है वो संतुष्ट कर रहे हैं। तो y का वर्ग ऋण 4y ऋण 5y धन 20 बराबर 0। तो यहाँ से y को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो अंदर बचेगा y माइनस 4। ऋण 5 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो अंदर बचेगा y ऋण 4 बराबर 0। इस दोनों मानों को 0 के बराबर कर देंगे तो y ऋण 4 बराबर 0 या y ऋण 5 बराबर 0। बच्चों यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आएगा होगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप असाइनमेंट को अच्छी तरीके से आप लोग कंप्लीट करें। y का मान यहाँ से हो जाएगा y ऋण 4 बराबर 0, यानी कि y का मान क्या है बच्चों 4, और y का मान क्या आ गया, एक और मान 5। इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, पुनः वही मान प्राप्त हो जाएगा। y बराबर 4 रखोगे तो x का मान होगा 5, y बराबर 5 रखोगे तो x का मान होगा 4। जो पहले वर्ग की भुजा है, अब हमको तो मानना ही पड़ेगा कौन सा होगा पहला वर्ग, तो पहले वर्ग की भुजा होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, और दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी वो कितना होगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर का होगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1, 3, 5, 7, 7 डैश 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 ऐसे करके 99 तक का इसका अंतिम पद होगा। तो श्रेणी का जो पहला पद है a बराबर कितना है 1, और सर्वांतर जानते बच्चों क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। अंतिम पद हमको स्पष्ट दिख रहा है सारणी से, वो कितना है 99, और हम लोग जानते हैं कि अंतिम पद क्या होता है, a धन n-1 d होता है। अंतिम पद 99 बराबर 1 धन n-1 गुना 2, d का मान 2 निकाले थे, तो 99 बराबर 1 धन 2 को n से गुणा करेंगे 2n माइनस 2। आगे इसको हल करेंगे तो 99 बराबर 2n ऋण 2 धन 1 बराबर हो जाएगा ऋण 1, यानी कि 2n माइनस 1, तो 2n बराबर हो जाएगा 99 धन 1 यानी कि 100। तो n का मान बच्चों कितना है बताओ, 50 आया। और योगफल का जानते हैं सूत्र क्या होता है, n/2 a प्लस l होता है। तो 50/2 यानी कि ये कितना हो गया 50/2 यानी कि गुणा 100। तो ये 2 से 100 को काटे 50 बार में, 50 50 हम कितना होता है 250, 2500 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 30,000 रुपये का 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो, जबकि ब्याज क्या होता है प्रतिवर्ष संयोजित होता है, कंपाउंड्स होते हैं। तो मूलधन कितना है बच्चों, P बराबर है 30,000, दर R बराबर है 10% वार्षिक, समय N बराबर है 3 वर्ष। तो सभी मानों को आप लोग लिख लिए कि मूलधन कितना है 30,000 रुपये, दर कितना है 10% वार्षिक है, समय N बराबर है 3 वर्ष। जो साधारण ब्याज होगा वो P गुणा R गुणा T होता है बच्चों, लेकिन मैंने समय को N से दर्शाया तो N लिखा है, P गुणा R गुणा N बटे 100 से। तो 30,000 गुणा 10 गुणा 3 बटे 100, 2 बार शून्य को काटे 300 दाम हो जाएगा 3000, ये सॉरी 300 गुणा 30 कर दिए, 10 गुणा 3 यानी कि 30, जैसे भी कर सकते हो। तो 300 गुणा 30 यानी कि 9,000 रुपये क्या आया बच्चों साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, यानी कि R/100। तो 30,000 1 धन R का मान कितना है बच्चों 10/100 की घात 3, पूरा की घात 3, 30,000। अब 10 एकम 10 धन 1 यानी कि 11, 10 कैसे आया बच्चों, यहाँ पर देखो 10 एकम तिर्यक गुणा हो जाएगा, 10 एकम 10 और 1 एकम 1, और हर में जो चीज़ है वही को लिखेंगे, मतलब 10 पूरे की घात 3। तो 30,000 और ये 11/10 हो गया पूरे की घात 3। तो 30,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/30, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 3 बार शून्य को कटा देंगे। अब बचा क्या 30
गुणा 11 और 11 11 होता है 121, तो 330 गुणा 121 हो गया 39,930 चक्रवृद्धि ब्याज। I2 कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 9,930 रुपये कितना आया, इसका चक्रवृद्धि ब्याज आया। अब हमको प्रश्न में पूछा था अंतर कितना होगा, तो अंतर कितना होगा बच्चों, I2 माइनस I1, 9,930 माइनस I1 का मान साधारण ब्याज निकाले थे 9,000, तो 930 रुपये इसका क्या होगा, अंतर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, आपको असाइनमेंट के पूरे विषय को समझाया जाएगा इसी तरीके से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।